Hello viewers, my name is Mani Nukala. Welcome to Sport is Life, a platform that connects parents, coaches and players to sports and beyond. Please like, share and subscribe our channel Sport is Life. How many of you heard about MMA, mixed martial arts? I'm sure many of you have. But by the end of today's episode, you'll understand why this sport is capturing the attention of young athletes and sport enthusiasts. Because it is blending the traditional martial arts with modern combat techniques. Here, one man has brought this game into limelight with his grit and determination and made this sport his life. Hello viewers, in today's episode we are with Sheikh Khalid, founder of House of Champions MMA Mixed Martial Arts. It is currently the fastest growing sport in the world. Let me give a quick introduction about our esteemed guest. Sheikh Khalid has represented in India in various national and international tournaments. He has produced more than 200 national level players for our country. He has won medals nationally and internationally in Asia and across the world. He has coached India's one and only world champion Muhammad Mehboob Khan. He has in-depth knowledge of various martial arts such as wrestling, jiu-jitsu, karate, Muay Thai. He is also the founder of TAMA, Telangana Association of Mixed Martial Arts. As we fondly say in Hyderabad, Khalid bhai, thank you so much for your time for talking to us about this great sport MMA. थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा और इसके थ्रू जो हमें स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आज हम बैठे और तो हाँ बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आपके चैनल के थ्रू। पक्का। थैंक यू खालिद भाई। पहले खालिद भाई आप कैसे स्टार्ट करें एमएमए और आप चैलेंजेस कौन सा फेस करें जब आप स्टार्ट करें ये गेम? मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले आप स्टार्ट करें तो तब आप कैसा करें? जर्नी तो बहुत लॉन्ग है। 24 ईयर कंप्लीट हो गया मेरा क्योंकि 2000 में मैं स्पोर्ट्स में आया मार्शल आर्ट्स फील्ड में। जो स्टार्टिंग था मेरा रेसलिंग बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद मैं कराटे बुडोकन स्टाइल ज्वाइन किया और वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स खेला, कॉम्पिटिशन्स खेला और उसके बाद फिर किक बॉक्सिंग का नेशनल खेला और उसमें मैं एशियन चैम्पियनशिप उज़्बेकिस्तान के लिए सेलेक्ट हुआ। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं खेल सका। फिर उसके बाद मुए थाई भी हम लोग स्टार्ट करें, मुए थाई ट्रेनिंग करें। मुए थाई वो टाइम का लाइक एमएमए वर्ल्ड में फेम था, तो मुए थाई में भी मैं स्टेट और नेशनल प्री एशियंस तक खेला। तो जब बचपन में हम जब मार्शल आर्ट्स स्टार्ट करें तो लाइक ऐसा था होता ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जनरल कि भाई सबका एक ही डॉक्टर होता। बाद में मालूम हुआ कि भाई हार्ट का, ब्रेन का सब अलग अलग है। तो मार्शल आर्ट्स में भी सेम ऐसे ही है। एक्चुअल मार्शल आर्ट्स बेसिकली ट्रेडिशनल मिक्स मार्शल आर्ट ही है। मार्शल आर्ट्स ही मिक्स मार्शल आर्ट्स है। बाद में उसको डिवाइड करके अपना अपना एक स्टाइल बनाया। लाइक कराटे के नाम पे कोई फेडरेशन चलाया, अपना ट्रेडिशनल चलाया, रेसलिंग चलाया। जैसे कि आप मार्शल आर्ट को आप समझने बैठे तो फाइटिंग के फॉर्म्स है कि भाई एक क्लोज कम्बैट स्पोर्ट्स होता, एक रेंज वाला होता। तो कोई जैसा कि एग्जांपल स्ट्राइकिंग वाला स्पोर्ट्स बोले तो आपको जिसमें स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स होता, कराटे है, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, मुए थाई ये स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स है। वैसे फाइटिंग का सेकंड फॉर्म में जो क्लोज कम्बैट स्पोर्ट्स है वो है रेसलिंग है, ब्राज़ीलियन जिu-jitsu है, साम्बो है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है। जुडो है आज जुडो है। स्कूल्स में टाइक्वांडो भी बहुत सिखा रहे बच्चों को। टाइक्वांडो इज फॉर्म ऑफ स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स है। मोस्टली क्या है, देखिए अपने अपने स्पोर्ट्स का एक अपना एक अंदाज है क्योंकि जो जैसी सोच जैसे कि जो उसके फाउंडर्स है उनकी अपनी अपनी थिंकिंग थी
कि भाई मार्शल आर्ट्स को क्या लेवल में देखना चाह रहे और उसमें सेफ्टी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। तो सेफ्टी क्राइटेरिया को रख के कि भाई स्पोर्ट्स आगे जैसे चले वैसे वैसे स्पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। कोई कुछ जैसा कि एग्जांपल कोई फाउंडर है, स्ट्रेंथ उसका फाउंडर का स्ट्रेंथ अच्छा था तो वो सोचा कि भाई मैं रेसलिंग को डेवलप करूंगा कि रेसलिंग स्ट्रेंथ ताकत वालों का गेम है। कोई सा जगह पे स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स के भाई मैं मेरे माइंड में चल रहा कि भाई स्ट्राइकिंग के भाई क्या इतना रेसलिंग पकड़ना उसको थ्रो करना जस्ट 1 सेकंड में मैं नॉकआउट कर सकता हूँ तो मैं स्ट्राइकिंग को डेवलप करूँ। तो ऐसे वेरिएशंस ऑफ स्पोर्ट्स डेवलप्ड हुए वर्ल्ड में। तो वैसे एक एमएमए एक खुद में शुरू से ऐसा कि भाई लोगों के लिए एमएमए नया स्पोर्ट्स हो सकता। करेक्ट। बट जैसे मेरे जैसे थिंकिंग वालों के लिए तो एमएमए कुछ भी नया नहीं है। करेक्ट। जैसा आप बोले एमएमए बहुत सालों से है, बट 2013 में सुपर फाइट लीग बोल के अपने देश में स्टार्ट हुआ। जैसा अभी आईपीएल जैसा शुरू हुआ, जैसा क्रिकेट को एक जगह पहुंच दिया, प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ। 2013 में सुपर फाइट लीग स्टार्ट हुआ, 1-2 साल चला वो, फिर उसके बाद कैसा चेंज हुआ ये स्पोर्ट? 2013 में सुपर फाइट लीग एक्चुअल 2012 में चालू हुआ। 12 में चालू हुआ वो 2012 में इंडिया में चालू हुआ। एक्चुअल तकरीबन 20 इयर्स बैक मेरे ख्याल से 88 में कुछ यूएफसी वगैरह चालू हुआ क्लोजली। तो एक्चुअल देखिए अभी इसका एमएमए का जो बैकग्राउंड को आप देखना चाह रहे तो एमएमए में जब बात कर रहा था कि भाई एमएमए ये पुराना है स्पोर्ट्स है। तो जब एमएमए को डिवाइड करके अपना फॉर्म बनाए कि भाई कराटे, दिस इज किक बॉक्सिंग, दिस इज मुay थाई, दिस इज रेसलिंग, जूडो। तो फिर एक आदमी के दिमाग में आया कि आने का रीज़न ये था कि भाई हर स्पोर्ट्स वाला उनका एक बेस्ट प्लेयर लेके उसको सुपीरियर प्लान कर रहा था। कि बता रहा था कि मैं हमारे पास एग्जांपल बोलूँ, मेरे पास बॉक्सिंग में मोहम्मद अली कीले है, मेरे पास मैक टायसन है। इसका मतलब कि भाई हमारा बॉक्सिंग स्पोर्ट्स लेजेंड स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट्स के अंदर, जो कम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर की बात करो कि भाई। तो वो लोग बोल रहे कि भाई हम बॉक्सिंग वाले बोल रहे कि भाई हमारा एक पंच गेम फिनिश। तुम कराटे वाले नहीं ठहर सकते, रेसलिंग वाले नहीं ठहर सकते। एक अपना सोच था। वैसे जूडो के अंदर स्पेशलिस्ट जो जापानीज जूडो प्लेयर्स ये लोग थे, बहुत हाई प्रोफाइल थे। वो लोग बोलते कि भाई जूडो सुपीरियर है। तो ये सबका अपना सुपीरियर प्लान चल रहा था। कोई ब्रूस ली को बोले भाई हमारे पास तो लीजेंड है, ब्रूस ली है। कराटे फास्टेस्ट मतलब क्विक मूवमेंट वाला स्पोर्ट्स है, तो एमएमए कराटे सुपीरियर है। तो सबके लिए जवाब एक ही था कि भाई एमएमए। तो जब एक थिंकिंग आएंगे कि भाई क्यों नहीं आप आउट ऑफ द रिंग बात कर रहे कि भाई हमारा स्पोर्ट्स स्ट्रांग है। तो एक काम करो, आप इम्प्रूव करो कि भाई किसका स्पोर्ट्स सुपीरियर है। तो जब जाकर प्लान हुआ कि भाई एक स्पोर्ट्स ऐसा करेंगे वर्सेस जैसे पहले होता है कंट, अभी अब हम सोचते कि भाई स्टेट वर्सेस स्टेट, महाराष्ट्र वर्सेस तेलंगाना, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये वर्सेस वाला हिस्सा क्या करे, अभी बोले स्पोर्ट्स वाइज वर्सेस हो गया। लाइक कराटे वर्सेस बॉक्सिंग, नाम नहीं स्पोर्ट्स वाइज सर वर्सेस होगा। तो जब समझ में आया कि भाई कभी कराटे वाला जीत जा रहा, कि भाई जो अच्छा ट्रेनिंग करा, और कोई रेसलिंग वाला जीत जा रहा। मोस्टली जिजुत्सु के प्लेयर जीत रहे थे, क्योंकि जिजुत्सु के प्लेयर जैसा कि एक आप बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, हमारे फील्ड में सबसे पहली एमएमए फाइट कौन सी है आपको मालूम? नहीं। मोहम्मद अली वर्सेस अनोकी। एक जापानीज रेसलर प्लस बॉक्सिंग लेजेंड। ये दोनों भी अपने स्पोर्ट्स के लेजेंड थे। ये पहला मैच है, आपको शायद यूट्यूब पे भी मिलेगा। हमारा मानना है वर्ल्ड का सबसे पहला एमएमए इवेंट वो है। बिकॉज जब इन दोनों का मैच हुआ, वो मैच ड्रॉ हुआ, मैच का रिजल्ट नहीं था। रीजन इसलिए था कि जब मोहम्मद अली बॉक्सिंग करने के लिए मूव हुए, तो जो अनोखी रेसलर था उसको मालूम था कि मोहम्मद अली का एक पंच
उसको फिनिश कर सकता। तो अनोखी जो वो रेसलर है वो जो फ्लोर पे लेट गया और अनोखी को सॉरी हमारे मोहम्मद अली के साथ किकिंग स्ट्रैटेजी फ्लोर पे लेट के तो वो किक किया तो वहाँ पे थोड़ा सा मोहम्मद अली का नी इंजुरी भी हुआ। तो जब मोहम्मद अली को समझ में आया कि भाई उन्हें अपने सेफ्टी के लिए फ्लोर पे चलेगा, मैं उसको फ्लोर पे पंच नहीं मार सकता हूँ, तो मोहम्मद अली क्या करे वो जाके बॉक्सिंग रिंग के कॉर्नर पे बैठ गए। अब बोले तू इधर आ, वो बोला तू इधर आ, उसमें मैच ड्रॉ हो गया। तो पहला एमएमए का मैच हुआ है। तो उसके बाद जो रिविलेशन आया स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा कि दो स्पोर्ट्स खेलना चालू हुए तो सबको समझ में आया कि भाई जो हारा उसको ये समझ में आया कि भाई रेसलर हूँ तो मेरे को किक सीखना है। जो कराटे वाला हारा रेसलिंग से तो उसको समझ में आ गया भाई मेरे को रेसलिंग भी सीखना है। तो जब फिर से एमएमए का एक फॉर्म रेडी होना चालू हो गया, जो एमएमए बढ़ गया था फिर एमएमए एक जगह होना चालू हुआ। लोग एमएमए को आज वर्ल्ड में एमएमए एक स्पोर्ट्स हो गया। पहले एमएमए था मार्शल आर्ट्स के नाम पे, अब एमएमए फिर एमएमए एक स्पोर्ट्स हो गया। हम इसका एक सिलेबस है पूरा कंप्लीट, एक करिकुलम है। एमएमए के नाम पे हम नेशनल्स कर रहे हैं, एमएमए के नाम पे वर्ल्ड्स कर रहे हैं, एशियंस कर रहे हैं। तो जब ही समझ में आया कि भाई सब एक स्पोर्ट्समैन एक मार्शल आर्टिस्ट को ज़रूरी है कि भाई उसको बॉक्सिंग भी आना है, रेसलिंग भी आना है, किक्स भी आना है, ये सब स्पोर्ट्स ज़रूरी है। सही है। और अभी आप इंडियन एमएमए टीम का कोच है, वो कैसा है वो स्टेंट? जब से आप कितने सालों से आप कोचिंग कर रहे हैं और वो कैसा रहा वो जर्नी? देखिए सही बोलूँ तो शायद मैं इंडिया का एक फर्स्ट ऑफिशियल कोच हूँ मैं इंडिया का। तो इंडिया में एमएमए तो सब करे, तो जो सिस्टमेटिक एमएमए कर लेते आए उसमें वन ऑफ द मैं पहला आदमी हूँ जो पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था जिसमें इंडिया को इनविटेशन था, नहीं मालूम। उसके बाद 2014 में सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ जिसमें इंडिया का हैदराबाद से पहला फाइटर था। उसके लिए भी मैं सेलेक्ट हुआ था मगर बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं गया। मगर जब से मैं अभी तक जितनी इंटरनेशनल होते ट्राई करता हूँ, मैं एज ए इंडियन टीम कोच मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो थोड़ा क्या है मेरा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड मल्टीपल बैकग्राउंड है, वो गॉड गिफ्ट है, वो ऊपर वाला मौका दिया और सीखने की थोड़ा क्या बोलते वो थी कि भाई कुछ नया सीखना है। और माइंड में जब मैं कराटे और रेसलिंग करता तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एमएमए चलता था। तो ये वजह से बॉक्सिंग बैकग्राउंड सॉरी रेसलिंग बैकग्राउंड और मुay thai बैकग्राउंड किक बॉक्सिंग कराटे ये बैकग्राउंड की वजह से ये पोजीशन मेरे को मिला, ऐसे नहीं मिला। और ऑलवेज क्योंकि इंडिया में मैं एक अच्छी टीम भी देता था। जब एमएमए 2000 में अपन जैसे कि बेसिक स्टार्ट करे हम कि भाई 2013 में हम लोग एसएफएल में जाके कंटेंडर सीरीज में तेलंगाना के फाइटर्स खेले। तो जब इंडिया में एमएमए आया था तो सेम हाल था कि भाई कराटे वर्सेस बॉक्सिंग चल रही। वो कराटे का फाइटर जब फाइट स्टार्ट रेफरी बोल रहा तो कराटे का फाइटर वहाँ से भाग के मतलब रनिंग करके आके फ्लाइंग किक कर रहा। तो जब पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो वो लोग इंडिया जो एसएफएल चला रहे थे वो लोग अच्छे टैलेंट को सर्च कर रहे थे। तो वो लोग को मालूम हुआ कि भाई हैदराबाद की टीम मुay thai की टीम इंडिया की टॉप टीम लीड करता था। मैं जैसे अभी एमएमए में है वो टाइम में मुay thai की टॉप टीम थी। तो कोई बोले कि भाई इंडिया के टॉप फाइटर्स आपको टफ फाइटर्स चाहिए तो इनवाइट शेख खालिद। तो मेरे को 2012 से वो लोग चेस कर रहे कि भाई खालिद का टीम शेख खालिद का टीम एसएफएल में खेलना आगे। तो जब हम लोग मैं थोड़ा इधर जब भी मौका मिल रहा था वहाँ पे इवेंट था मैं इधर बिजी क्योंकि हैदराबाद में भी 7 नेशनल्स हुए हैं मुay thai के वो अंडर मेरे। तो जब मैं बिजी रहता था और एक इवेंट पे जाना फाइनेंशियल वगैरह थोड़ा स्ट्रगल एथलीट्स के साथ कोचेस का भी मेरा भी स्ट्रगल टाइम था वो सही रहता। तो 2013 में समझ में आया कि भाई क्योंकि एसएफएल कलर्स टीवी पे भी चल रहा था थोड़ा ग्लैमर्स आ रहा था याद है और हाँ ग्लैमर्स आ रहा था 13 में। तो मैं भी सोचा कि भाई क्यों ना हम एथलीट्स को जो क्योंकि देखिए एक प्लेयर की एक्चुअल जो जितना जो मेहनत करते बच्चे अपना पैसा खून पसीना जो लगाते ना ओनली एक ही रीज़न है उनका
कि भाई उनकी पहचान, करेक्ट। वो अपने अपने फैमिली से, अपने ये बोल सकते हैं अपनी बस्ती से, हमारे उनके मोहल्ले से, या अपने सिटी से, अपने स्टेट से, अपनी कंट्री से एक अलग पहचान बनाना चाहते। करेक्ट। उन्होंने चाहते कि लाखों में, मिलियंस में एक मेरी पहचान बने। वो पहचान शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रही थी। तो मेरे को जब समझ में आया कि भाई ये टेलीकास्ट इवेंट है, सुपर फाइट लीग, लोग पहचान रहे, और कहीं ना कहीं एमएमए तो दिमाग में चल रहा था कि भाई एमएमए एक्चुअल फाइटिंग बोले तो फाइटर बोले तो उसको सब आना चाहिए, उसको रेसलिंग आना चाहिए, मुay thai आना चाहिए, और उसके अंदर फाइटर्स का भी भला हो रहा है कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं वहाँ पे। तो मैं सोचा कि हम क्यों ना एमएमए हम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट इनविटेशन में एक्सेप्ट करा। 2013 में हम 2 फाइटर हैदराबाद से, 3 फाइटर्स हैदराबाद से लेके गए, जिसमें मेरे फाइटर्स जीते। और फर्स्ट जो फाइटर मेरे पास से मोहम्मद गौस बोल के था, जो एमएमए का मुay thai फाइटर था। 18 सेकंड्स में फाइटर को, अपोनेंट को नॉकआउट किया, वो भी बहुत डेंजरस मेरे लिए भी हॉरर था, क्योंकि वो पंच मारा, एल्बो मारा, वो इंजूर्ड हो गया अपोनेंट। तो फर्स्ट टाइम था। तो वहाँ पे जब एक्चुअल हमारे को एक नाम मिला वहाँ से, कि जैसे कि एक्चुअल जो मेरे जिम का नाम है हाउस ऑफ चैंपियन है, हैदराबाद एमएमए जिम है। आप यूट्यूब पे भी गए, आप देखें तो हैदराबाद एमएमए मिलेगा। और मेरा एक पेज भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे हैदराबाद एमएमए का, वो नाम मिला के हैदराबाद की टीम आई। तो मैं बोला आपके जिम का नाम बोलो, वहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंट नहीं चलता था, जिम रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि ये एसोसिएशन नहीं बना था, तेलंगाना बना नहीं था। तो भाई हैदराबाद की टीम है, तो मैं हैदराबाद एमएमए उसका नाम रख दिया वहाँ पे। सही है। वहाँ पे मैं ट्रैक सूट्स पे हैदराबाद एमएमए लिखना चालू करा था। सही है। अकेडमी अपना हाउस ऑफ चैंपियंस या हैदराबाद एमएमए जैसा अभी बोले, कब स्टार्ट करे और उसका चैलेंजेस कैसा था और गेम कैसा चेंज हुआ आपके ख्याल से जब से आप ये शुरू करें अकेडमी? देखिए, सबसे पहले ये एकेडमी 2015 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मिड 15। और मैं पहले से 2010 से विक्ट्री प्ले ग्राउंड के अंदर जीएचएमसी के अंदर कोच था मैं। ओके। डायरेक्टर प्रेमराज सर स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे जीएचएमसी के, उनके अंडर में एज ए मैं कोच था। विक्ट्री प्लेग्राउंड में वहाँ पे मैं मेरा कोचिंग करियर मुay thai से चालू किया। मुay thai वहाँ मैं सिखाता था, ना मैट थी हमारे पास, एक ही ओनली 1 किड बैग था, जो वहाँ पे झाड़ के नीचे हम लोग किड बैग लगा के ट्रेनिंग करते थे। 20-25 लोग ट्रेनिंग एक किड बैग पे करते थे। जब एमएमए रिक्वायरमेंट मेरे को समझ में आ के एमएमए के लिए मैट चाहिए, तो हम लोग को फोम मैट होता ना, स्पेंच वाला जो होता, वो फोम मैट सब बच्चे, देखिए बच्चों का भी इसमें ऐसा नहीं कि भाई मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे बच्चों की भी मेहनत है। जो मेरे सीनियर फाइटर्स थे सब मिल के हम लोग 500-500 रुपये ऐड करे, फर्स्ट 12,000 रुपीज़ जमा करके हम लोग मैट लाए थे। वो जो जिसकी कैनवस चढ़ा हुआ एक बना करके लाए थे, 8 मैट ला के हम लोग उसको बिछा। वो पुराने वीडियोस में भी वो मैट्स है मेरे पास, यूट्यूब पे आपको मिल जाते। तो जैसे जैसे देखिए, शुरू से मेरा आदत है वक्त के साथ बदलना, डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट के लिए जो सो मैं क्या करता हूँ कि जब हम लोग मैट लाए, फिर समझ में आया थोड़ा डेवलपमेंट और चाहिए एमएमए के लिए। तो यहाँ पे वहाँ पे भी थोड़ा कैसा था सिस्टम कि भाई मॉर्निंग में ट्रेनिंग होना, इवनिंग नहीं होना, क्योंकि वो जीएचएमसी के रूल्स थे वहाँ पे। और ज़्यादा देर हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि कंपटीशन टाइम है, बारिश हो रहा और ट्रेनिंग बंद, और इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में पूरा रिजर्व, और कोई वहाँ पे इवेंट्स हो रहे तो जिम ट्रेनिंग सेंटर बंद हमारा। तो ये चैलेंजेस थे, और मेरे माइंड में ये था कि भाई एक फाइटर ट्रेन करना है तो उसको एक रेगुलर, हम खुद एथलीट को बोलते हैं कि तुम रेगुलर आओ, फिर हमारी तरफ से उसको छुट्टियां दिए करे तो जो मुश्किल हो जाता। तो हम प्लान करें कि भाई कुछ ऐसा करेंगे कि भाई जिसमें हम बच्चों को कम से कम छुट्टियां दें, और थोड़ा इसको मैं भी चाह रहा था थोड़ा इसको स्टैंडर्ड और कमर्शियल वाइज भी हम जाएंगे बल्कि। तो वो हिसाब से हम
हैदराबाद एमएमए तो वहाँ पे नाम लग चुका था हमारा। तो जब यहाँ पे है तो बोर्ड पे हम हैदराबाद एमएमए जिम लिखे। तो ये सिंगल कलर पे एकेडमी था, छोटे छोटे गिट बैग्स थे। तो उसको ऐसे करते करते उसको डेवलप करे। और ये जिम ऐसा इंडिया का शायद पहले जिमों में से एक जिम है। और ये जो सेटअप देख रहे हैं आज हैदराबाद में जितने ट्रेनिंग सेंटर्स है वो पहले ये जिम के बाद लोगों को समझ में आया कि एकेडमीज भी होते। नहीं तो उससे पहले कंप्लीट मार्शल आर्ट रोड पे था, मतलब एग्जांपल रोड पे मींस GHMC ग्राउंड्स, लाइक फंक्शन हॉल्स का एरिया, समझ रहे आप। कोई टेरिस पे करा ले रहा, कोई स्कूल से ग्राउंड्स में करा ले रहा। अब जितने भी एकेडमीज बन रहे हैं उनको मैं शुरू में भी गाइड करा, बहुत सारे लोगों को गाइड करा कि भाई दिलाया कि भाई आप पैसा लगाए तो पैसा आता, बिजनेस भी है ये, सही है, और प्रोफेशनल भी है। और अपना हाउस ऑफ चैंपियंस का कुछ ब्रांचेस है, सेंटर्स है हैदराबाद में? हाउस ऑफ चैंपियंस के सेंटर नहीं है, जैसे कि तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स मैं 2014 में फॉर्म किया। 2013 में हम लोग एमएमए स्टार्ट करे हैदराबाद एमएमए जिम के नाम से। 2014 में हम लोग तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट फॉर्म किया, क्योंकि इंडिया में पूरे जो नेशनल फेडरेशन आईमा स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन। तो लोग क्योंकि आईमा फेडरेशन के अंदर वो वन ऑफ द मैं सीनियर मेंबर हो चुका था, वो लोग बोले कि भाई स्टेट अभी स्टेट फॉर्म करना है पूरों को। तो जब तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट में फॉर्म किया, फॉर्म करने के बाद जो सो ये जो इसका फॉर्मेट है, जो एसोसिएशन का फॉर्मेट रहता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलप करो, क्लब्स डेवलप करो, उसके बाद इसके अंडर जितने मेरे पास से कोचेस निकले उन्होंने एकेडमी स्टार्ट करे, तो उसके अंदर एसोसिएशन के अंदर ऐसे जिम्स आते। तो इसके कोई भी ब्रांच तो नहीं है, मगर मेरे अच्छे स्टूडेंट्स के ब्रांचेस है जहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे, जैसा कि लेजेंड्स एमएमए बल्कि संतोष नगर पे है, अभी जो सो इवॉल्व बल्कि जो सो AS राव नगर में है, नलगुंडे में भी है प्रोफेशनल एमएमए बल्कि है। ऐसे इसके अंडर में एसोसिएशन के अंडर में गाइडेंस हमारा ही सिलेबस हमारा ही चलता, और जितने कोर्सेस है यहाँ से निकले हुए अंडर द कोचिंग मेरे। जैसा खालिद भाई आप बोले कितने बच्चे अभी खेलना चाह रहे हैं, इतना पॉपुलर है अभी पूरा ये गेम एमएमए, मगर पेरेंट्स को थोड़ा उनके ख्यालों में थोड़ा है कि ये गेम थोड़ा डेंजरस है, सेफ्टी इश्यूज रह सकते हैं उनके बच्चों के लिए। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? सेफ्टी और डेंजर स्पोर्ट है क्या एमएमए? देखिए लाइक डेंजरस सेंस, अभी एग्जांपल बोलूँ तो मैं बोलना नहीं चाहिए एक्चुअल ऑन कैमरा, अभी स्कूल्स भी भेजना डेंजरस हो गया। मैं रिसेंट थोड़े टाइम पहले मैं देख रहा था हैदराबाद के बड़े बड़े मशहूर बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स में कई बच्चे जो सो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो उससे डेंजर क्या हो सकता बोलिए आप? हाँ, इंजरी रही बात, इंजरी रिकवर कर सकते हैं, करेक्ट, मगर ये जो हैबिट्स है उसको आप कहाँ से रिकवर? डेंजरस बोले तो क्या स्पोर्ट्स खेलते वक्त बच्चों को मार ज़्यादा लगता है क्या? इसमें वो ख्याल पेरेंट्स को क्या है कि बहुत बिकॉज जैसा बोले आप मैट पे खेलते हैं उसके लिए, मैं उसके ऊपर ही मैं थोड़ा स्मूथली कि भाई देखिए ये टेक्निकल स्पोर्ट्स है। हाँ, डेंजरस कोई भी स्पोर्ट कब होता, एग्जांपल मैं दूं तो आप आप स्पोर्ट्स बाइक चलाना डेंजरस नहीं है, और साइकिल सीखना डेंजर है उससे। तो जितने बार आप साइकिल सीखने में गिर जाते उतने बार स्पोर्ट्स बाइक आप चलाने में नहीं गिरते। तो जब आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीखे नहीं तो फिर डेंजरस है। करेक्ट। तो आप जब इसको सीखेंगे, टेक्निकल इसका फाउंडेशन सीखेंगे, इसका डिफेंस सीखेंगे, और इसके लिए आप बॉडी कंडीशनिंग करेंगे, तो फिर कुछ भी डेंजरस नहीं। करेक्ट, सही है। तो मैं बताता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को बाइक दिलाते तो मैं बोलता तो उससे तो 10% भी डेंजरस नहीं है एमएमए। करेक्ट। और जब कंपटीशन में दो अच्छे फाइटर्स जब खेलते हैं ना, कोई इंजरी नहीं होता। दो अच्छे फाइटर्स खेल, करेक्ट, सही, दो टेक्निकल फाइटर्स खेल रहे हैं, और उसके सेफ्टी के लिए हमारे बहुत सारे टेक्निकल रूल्स है फेडरेशन के। वहाँ पे एक रेफरी है, रेफरी का काम
ये है कि भाई फाइटर को कम से कम इंजरी होने दे। रेफरी का ने कोई डिफेंस के लिए उसको मतलब रेफरी प्लान रहता कि भाई उसको कब बचा के रखे, तो उतना डेंजर नहीं है। क्योंकि इतने मैं नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स के लिए आया, मोस्टली मेरे बच्चों में कोई अभी भी आप आके कोई भी फाइटर से पूछो आपकी इंजरीज क्या है, आप इतने नेशनल्स के लिए एक भी इंजरी नहीं है। रही बात देखिए छोटे छोटे इंजरीज है जो हम कॉमन लाइफ में भी होते रहते, जैसे एंकल ट्विस्टिंग है, किसी का शोल्डर का है, ये कॉमन इंजरीज है, स्पोर्ट्स भी नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी इंजरी होते। आप घर में चलते फिरते गिर गए, क्या बोल सकते हैं आप, बोलिए, है ना। कोई आप घर में स्ट्रेस से गिर गए, आप यहाँ तक कि लिफ्ट आपकी सेफ्टी के लिए सॉरी आपके ज़रूरत के लिए लिफ्ट लगाए, उसमें भी इंजरीज होते हैं। तो आप ऐसा इंजरीज सोच के आप अपने आप को तो रोक नहीं सकते। कोई इंजरी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि आपका बच्चा यहाँ पे कॉन्फिडेंट होगा, स्ट्रांग बनेगा, वो कहीं भी अपने आप को इंडिविजुअल, वो पूरी दुनिया के कोई से भी कोने में जाएंगे, आपने आपको सेफ फील करेगा, क्योंकि उसके साथ उसका जो शैडो है, उसका जो कॉन्फिडेंट है, वो उसको हमेशा सेफ रखता। सही बोले। तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब बच्चा स्पोर्ट्स में आता है, ऐसे स्पोर्ट्स में आता तो बच्चा मेच्योर हो जाता, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी न्यूट्रिशन को लेके, उसकी डिसिप्लिन शेड्यूल, स्लीपिंग आवर्स को लेके ये बच्चा बहुत प्रोडक्टिव हो जाता। तो इसका मतलब प्लस पॉइंट ज़्यादा है। आप नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो फिर आपका बच्चा, आप कभी भी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रांग ठहरे, चार लोगों में ठहरे, तो आपका बच्चा फिजिकली, मेंटली और लैंग्वेज के हिसाब से भी वो एकदम सही, लाइक लॉयन वैसा रहे। कोई भी वही चाहता, मैं खुद भी, मेरे बच्चे, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कहीं ठहरे तो कमज़ोर नहीं महसूस है। तो ऐसे स्पोर्ट्स है जो आपके बच्चों को स्ट्रांग बनाए। सही है। और एक मिथ है खालिद भाई, पेरेंट्स में नहीं तो आम जनता में जो मैं एक्चुअली देखिए, और एक भी पॉइंट है। एग्जाम्पल अभी बॉक्सिंग और एमएमए को आप कंपेयर कर रहे कि भाई एमएमए डेंजर है और बॉक्सिंग डेंजर नहीं है, तो सही बोलो तो एमएमए से ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स बॉक्सिंग है। ओके, हाँ, आप डेटा उठा के देखो, हेड इंजुरीज की वजह से, बॉक्सिंग के हेड इंजुरीज की वजह से कई फाइटर्स पैरालिसिस और कोमा में गए, और बहुत सारे फ्यूचर में भी, जैसे कि एग्जांपल मोहम्मद अली कीले है, उनको भी उनका जो लास्ट टाइम था देखिए, वैसा कोई एमएमए प्लेयर्स के साथ नहीं होता। उसमें साइंटिफिकली ये है कि भाई मैं आपको बोलूँ कि बॉक्सिंग 90% हेड शॉट्स के साथ गेम खत्म होता। करेक्ट। जब 3 मिनट का एक बॉक्सर राउंड खेलता तो 100 पंचेस में से 80% पंचेस हेड पे लेता। मगर एमएमए एक ऐसे स्पोर्ट्स है, विदाउट एक हेड पंच से भी गेम का रिजल्ट आ गया। सही है, करेक्ट। जैसा बड़े बड़े जो बड़े बड़े फाइटर्स देखते हैं आप, उसमें विदाउट हेड पंच से जो रिजल्ट आया और चैंपियन बना, दोनों एक खरोच भी नहीं था दोनों वेटर के अंदर, उन्हें चैंपियंस बन गया, वर्ल्ड का लीजेंड बन गया। करेक्ट। तो सेफ है। बिल्कुल आप जो बोले। और एक चीज़ जब एमएमए सोचते पेरेंट्स स्पेशली, ये क्लियर करने में, तो अपन जितना बात करें, आप ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, तो दूसरे मार्शल आर्ट से लेके अच्छा बनाए सर, उनको क्या स्ट्रीट फाइट है ये ऐसा लगता है, बट अब जैसे बात कर रहे थे आप, टेक्निक और स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में कि वो स्ट्रीट फाइट तो नहीं है मेरे ख्याल से आप देखिए, ये स्ट्रीट फाइट भी है तो करना क्या है, सबसे पहली बात। हाँ, सेंस स्ट्रीट फाइट हर कोई उसका ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट फाइट सबका ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि भाई आप या मैं यहाँ ठहरा हूँ और मेरा बेटे को कोई मार रहा, आपका पहला उसके लिए क्या ऑर्डर रहता? क्या ऑर्डर रहता आपका? बेटा मार खा तो और कुछ भी मत कर। मैं एज ए फादर तो मैं तो ये नहीं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा बेटा लोगों से मार खा रहा। सही। मैं ये देखना चाह रहा हूँ था कि मेरा बच्चा सेल्फ डिफेंस में अपोनेंट को मार रहा। तो इसको स्ट्रीट फाइट नहीं बोलते, ये एक स्पोर्ट्स है। ये एक ऐसे स्पोर्ट्स है, मल्टीपल स्पोर्ट्स है। लोग एक्चुअल कंक्लूजन क्या है, अब देखेंगे आप, क्रिकेट है, बॉल आ रहा, बैट से मार रहे,
चल रहा, मगर ये स्पोर्ट्स ही ऐसा है। हाँ। वो पंच हाथ से मारता, हम भी हाथ से मारते, Correct. वो किक मारता, मैं भी किक मारता हूँ। तो ये एक स्पोर्ट्स है, वे स्पोर्ट्स ही ऐसा कि भाई, और अच्छी बात ये है ये स्पोर्ट्स में जो हम ग्राउंड में यूज़ कर रहे वो लाइफ में काम आ रहा। करेक्ट। आप भी एज ए क्रिकेट प्लेयर रह चुके, हाँ। बॉल और बैट कभी आपको सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता क्या? नहीं। नहीं आता। मगर ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक अच्छी बात ये है कि भाई आप यहाँ पे भी उसको इस्तेमाल कर सक रहे और बाहर आप सेल्फ डिफेंस के भी लिए इस्तेमाल कर रहे। तो ये स्पोर्ट्स पीरियड ही, मैं तो बोलता हूँ आप अच्छे क्रिकेटर है तो थोड़े अच्छे एमएमए प्लेयर भी बनो, लाइफ में ज़रूरी है। आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है तो अच्छे में एमएमए प्लेयर भी बनो, ज़रूरी है, क्योंकि जीने का पार्ट है सेल्फ डिफेंस। आज हिंदुस्तान का, आज पूरी दुनिया का हाल देखिए कि भाई वहाँ पर जीने के लिए लड़ना पड़ रहा। सही। सुने आप लोग, आप कहने ज़्यादा पैसा है तो आप से लड़ना चाह रहे। आज के लोग मेरे पास आते कि भाई, अभी एग्जांपल कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, सर मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ, मैं कुछ सेल्फ डिफेंस सिखा दो। मैं पूछता हूँ भाई कौन बोले आपको सेल्फ डिफेंस? तो बोले मेरे घर में पेरेंट्स बोले कि भाई अब तू सेल्फ डिफेंस सीख के जाऊँ, अकेला रह रहा। तो मैं बोले जादू की छड़ी नहीं है बेटा। करेक्ट। और पेरेंट्स को अब क्यों याद आ रहा? करेक्ट। बच्चा अमेरिका में अकेला नहीं है कि भाई यहाँ से गच्ची बोली भी तो अकेला ही जा रहा उन्हें। अमेरिका क्या अनसेफ है, ऑस्ट्रेलिया क्या अनसेफ है, समझ गए? तो पार्ट ऑफ दिस लाइफ आप ऐसे स्पोर्ट्स को बनाओ और उसके अंदर प्लस पॉइंट है, फिटनेस है, स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। करेक्ट। ये स्पोर्ट जो पिक करे खालिद भाई, जो बच्चे पिक करते, उनका पाथवे क्या है, करियर पाथवे क्या है? जब 14 इयर्स यूजुअली क्या है दूसरे स्पोर्ट में, अंडर 16 वो एज ग्रुप के हिसाब से चलता, कॉम्पिटिशन्स होते, नेशनल्स होता, इसका एमएमए में कैसा चलता है ये पाथवे? देखिए इसका सिस्टम तो कॉमनली जब इसका ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा नेशनल फेडरेशन है, एमएमए इंडिया नेशनल फेडरेशन है, तकरीबन अभी हम जब भी नेशनल करते 600-700 एथलीट्स खेल रहे, और इंटरनेशनल फेडरेशन है तकरीबन 130 क्रॉस कंट्रीज है हमारे पास। और वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, खालिद बिन अहमद प्रिंस, बहरीन का प्रिंस इन्वॉल्व है, अभी अबू धाबी के प्रिंसेस इन्वॉल्व है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, एक बड़े लेवल पे फेडरेशन है। तो इसका पाथवे जैसे दूसरे स्पोर्ट्स का है, सेम है। इसका स्टेट चैम्पियनशिप सिलेक्शन होगा, स्टेट चैम्पियनशिप होगा, नेशनल होगा, एशियंस होगा और रीजनल्स होगा और इंटरनेशनल होगा। और इसकी और एक भी इसमें एक ऐसा बताओ, देखिए अंडर 18 ईयर है तो कैटेगरी अंडर 18 ईयर में भी कैटेगरी ये यूथ A B C है। फिर अंडर 18 से क्रॉस अबव 18 ईयर आता तो जूनियर कैटेगरी लगता, 18 to 21 अमेचर का कैटेगरी है, उसका रूल डिफरेंट है। अंडर 18 ईयर है तो हेड पे पंचेस नहीं है, थोड़ा सेफ्टी क्राइटेरिया और ज़्यादा है इसके अंदर। 18 साल का आपका अंदर का बच्चा है तो आप खिलाओ एमएमए, एक भी इंजुरी नहीं आती उसमें। अब 18 ईयर है तो अमेचर है, उसमें हेड शॉट्स है, मगर रूल सिस्टम है पूरा। अब 18 के बाद 21 क्रॉस कर रहा बच्चा, 21 सीनियर कैटेगरी में चले जाता। ये अमेचर स्पोर्ट्स है। अंडर 18 होते ये होता यूथ, और अबव 18 होता अमेचर। अबव 18 के बाद आप एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, फाइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका फाइटिंग रिकॉर्ड अच्छा है, नेशनल और इंटरनेशनल में रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको मौका है बड़े बड़े प्रमोशंस में खेलने का, प्रोफेशनल के अंदर जो आप एकदम वर्ल्ड लेवल पे लीजेंड बनने का मौका है। कि लाइक कॉनर मैग्रेगर, खबीब, बहुत बड़े बड़े फाइटर्स है। इंडिया में अंशुल जुबली, लाइक अंगद बेस्ट, ऐसे ऐसे बड़े फाइटर है। वो प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल है, वो इसके पेथवे है, ऐसा सिस्टम चलता है। और जैसे आप बोले खालिद भाई पहले इसमें देखिए एक गुड न्यूज़ भी है। अभी एमएमए ओलंपिक कमेटी, एशियन ओलंपिक कमेटी एमएमए की बन चुकी ऑलरेडी। इसका एशियन इंडोर एशियन गेम्स का सिलेक्शन भी हो चुका कंबोडिया के अंदर। ये साल इसका एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक में है। वाह वाह, सही है। इंडोर एशियन में एमएमए इंक्लूड हो गया। सही है। तो करियर ऐसा भी आने, और सही बोलो तो ऐसे कोच बोलूँ ना, आप ऐसे कोच भी आप फ्यूचर में बनना चाह रहे तो आपके हिसाब से लाख रुपए कहीं भी नहीं गए।
और आप फ्यूचर में अभी क्योंकि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 2-4 लाख रुपए भी, क्योंकि टेक्निकल स्पोर्ट्स सबकी नॉलेज के ऊपर आप उतना आप पैसा कमा सकते हैं इस पे। वो भी ये मत समझो कि भाई एज ए एथलेटिक्स आपका करियर है, एज ए कोच भी अच्छा करियर है इसके अंदर। सही है। और जैसा आप बोल रहे थे पहले 200 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आएंगे नेशनल प्लेयर्स आपके एकेडमी से, आपके थ्रू, जो इंडिया को नहीं खेले, जो नेशनल्स खेले, उनका कुछ अपने देश में, क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स में थोड़ा नेशनल्स के लिए ऐसा बोले तो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ा उनका रिजर्वेशन या कोटा रहता, नेशनल्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा जैसे बोलते हैं अपन, यूनिवर्सिटीज़ का रह सकता वैसा। जैसा अभी ये नेशनल प्लेयर्स जो MMA के लिए रिप्रेजेंट करें, उसके लिए उनके लिए कुछ है क्या अपने इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है। इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि भाई कोई भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने से पहले उनके क्राइटेरिया ढूंढते कि भाई, वो एक्सक्यूजेस भी बोल सकते हैं आप इसको, एक्सक्यूजेस ढूंढते कि भाई इसको कैसा मत इसको बाहर रखे, समझ रहे? इसको ये नहीं देखते कि भाई ये स्पोर्ट्स लोग ज़्यादा खेल रहे हैं, इसको हम सपोर्ट करें तो, क्योंकि देखिए एक्चुअल होना क्या चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का काम, जो इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका काम है कि भाई स्पोर्ट्स डेवलप करना। करेक्ट। ये नहीं कि ओलंपिक को डेवलप करना। ओलंपिक अपनी जगह है, करेक्ट, सही, समझ गए? जहाँ पे आपका स्पोर्ट्स इंडिया में हो रहा, कौन सा स्पोर्ट्स लोग खेलना चाह रहे, लोग निकल के आ रहे, वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे। मैं इनका क्राइटेरिया है कि भाई ओलंपिक रिकग्नाइजेशन आना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एशियन ओलंपिक कमेटी, इसको रिकग्नाइजेशन देना, उसके बाद हम कुछ भी करते हैं। तो ये वजह से काम मतलब नहीं मिल रहा, क्योंकि ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है। अब मैं बताऊं तो फिर क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट्स है नहीं, फिर आपको कोटा है ना? वाई दूसरे स्पोर्ट्स के साथ क्यों ऐसा? ये क्वेश्चन है मेरा कि भाई क्यों क्रिकेट जब ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है तो कोटा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर आपको आपका जो ऑफिसेज है, हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से सब मिल रहा, क्यों दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं मिल रहा? आज भी किक बॉक्सिंग को, कराटे को, सबको बाजू सड़ा के फेंक रहे। आज सबसे ज्यादा खेले की ज्यादा स्पोर्ट्स मालूम आपको कौन सा है? टेक्वांडो और कराटे। गली गली में कराटे और टेक्वांडो, स्कूल में कराटे टेक्वांडो, अब बाहर रखे आप। ये वजह से आज कराटे और टेक्वांडो पूरा मतलब आप ये बोल सकते कचरा करके रख दिए, क्योंकि कोई उसका नहीं, सोर्सेस नहीं है, बच्चों से बिजनेस कर रहे, बेल्ट बेच रहे उनको। आज कराटे के नाम पे बच्चों को सिर्फ ब्लैक बेल्ट बना रहे, बच्चों को पंच और किक मारने नहीं आता। मैं गारंटी देता हूँ, मेरा एक 6 महीने का बच्चा आप कराटे के 6 साल के बच्चे को मारता, समझ गए आप? वो हाल है। रीजन गवर्नमेंट आप स्पोर्ट्स को आप दो, डेवलपमेंट के लिए दो। देखिए आप कैसे सही, मैं बोलूँ तो हैसो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स को पूरा ख़राब करके रखे। आप स्टेडियम देखिए, जाइए विक्टर प्लेग्राउंड जाइए, LB स्टेडियम जाइए, देखिए आप खंडेर है। तो खालिद भाई, आप इतने सालों से कोच रह चुके, एज अ कोच चैलेंजेस क्या थे अपने एकेडमी? जैसे मैं पहले भी पूछ रहा था, अब एज अ स्पेसिफिकली कोच के हिसाब से बोले तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग प्लेयर्स की तरफ ध्यान में कैसा चैलेंजेस था प्लेयर्स को ये गेम में लाने के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एज ए कोच बच्चों के लिए फेडरेशन बना है, मेरे मतलब के लिए नहीं बना है। क्योंकि जब फेडरेशन होता, ऑर्गेनाइजेशन होता, तो हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच हो सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते। तो ये बच्चों के लिए हम लोग ये तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट को फॉर्म किया मैं। ये जो कोचिंग के जो चैलेंजेस है ना, एथलीट के चैलेंजेस के साथ कोच के चैलेंज चलते। जब हम प्लेयर को तैयार करते, जैसा प्लेयर मेहनत करता है उसके पीछे कोच भी उतना ही मेहनत करता। मोस्टली देखिए MMA आप देखिए, हर कोई MMA नहीं सिखाता, कराटे कोई भी सिखाएगा नहीं आपको, MMA कोचेस मिलेंगे नहीं, बोर्ड मिलेगा मगर MMA कोच नहीं मिला। क्योंकि MMA एक ऐसा स्पोर्ट्स है जितना फाइटर मेहनत करता उतना ही कोच को मेहनत करना है, फ्लोर पे लेटना है उसके साथ, फ्लोर पे उसके साथ गिरना पड़ना सब है। तो जब हम एज ए कोच अच्छे प्लेयर्स हम समझते कि भाई ये प्लेयर अच्छा है, ये इंडिया के लिए कुछ करेगा, स्टेट के लिए कुछ करेगा,
तो जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम जब आते तो वो प्रॉब्लम सिर्फ एथलीट को नहीं आते, कोच के दिल तक आते। सही। अरे हम एक्सपेक्टेशन करते कि प्लेयर चैंपियन मत, उसके लिए मेहनत करते, उसके लिए जो वक्त देते, जान देते, सब देते, वो एक ड्रॉप हो जाता। शायद फाइटर उतना, एथलीट उतना नहीं सोचता कि भाई मेरा करियर क्या है। एक एग्जांपल, डॉक्टर को सबसे बेहतर मालूम है दवाई का असर कहाँ तक चलने वाला है। करेक्ट। तो मैं ऐसे डॉक्टर है कि भाई दवाई का असर कहाँ तक चलता, सही। मगर वो बच्चे को नहीं मालूम हमारे जो एहसास करेक्ट। जो बच्चे के साथ रहता। तो यकीन मान लो हम इतने बार टूटते जितने बार बच्चा नहीं टूटता। करेक्ट। हम हमारे स्टूडेंट के साथ टूटते। करेक्ट। सही है। बच्चा तो एक बार टूटता जुड़ता, उसको जुड़ाने के लिए हम बैठे हुए, हाँ। पर हमारे को जुड़ाने कोई भी नहीं बैठा। हाँ। फिर हम एवरी डे, एवरी टाइम हर नए बच्चे को देख के फिर हम होप जगाते कि भाई शायद ये बच्चा हमारी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए करता। तो सेम प्रॉब्लम जो एथलीट्स के साथ है वो प्रॉब्लम हमारे साथ डबल है, क्योंकि हम उसके करियर के लिए हम मेहनत करते और एक्सपेक्टेशंस रहते, मगर जब बच्चे को फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फिर ये बच्चों का माइंड भी ठहरता नहीं। Correct. बच्चे का पोटेंशियल रहता, मगर एक्चुअल क्या है, जब बच्चा घर से निकल के आता होता ना, वो एग्जांपल हम नमाज के लिए मस्जिद को या मंदिर को जा रहे पूजा के लिए, तो बीच में बोलते ना शैताना बहुत मिलते, समझ गया, शैताना बहुत मिलते। तो बच्चा जब करियर के टाइम आते रहता है इधर, तो बीच में शैताना मिलते रहते, गर्लफ्रेंड मिलते, वो पार्टी वाले फ्रेंड्स मिलते, समझ गए आप। तो एक अच्छे प्लेयर के साथ तो ज्यादा होता है ऐसा, क्योंकि ज्यादा अच्छा आदमी ज्यादा शैतान उसके पीछे। तो सही है। अब अभी और एक चीज़ बोले, जितना फिजिकल है ये स्पोर्ट उतना मेंटल भी है, क्योंकि जैसे बोले इतना टेक्निक या स्ट्रैटेजी, वो माइंडसेट रहना, वो स्ट्रेस कितना रहता है, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप, वो मेंटल एस्पेक्ट को भी? देखिए वाकई में एक अच्छा एथलीट बनना वो तो बहुत चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस मीन्स एक सबसे पहली बात, एक प्लेयर का अच्छा स्टैमिना, एक प्लेयर का अच्छा स्ट्रेंथ, एक प्लेयर की अच्छी स्पीड, एक प्लेयर की अच्छी बॉडी कोऑर्डिनेशंस, एक प्लेयर का अच्छा फोकस, और एक मेंटली माइंडसेट, ये सब चीज़ों को जाके एक चैंपियन मत। करेक्ट। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, प्लेयर करने में वक्त बहुत कम है। इसको पढ़ना है, इसको घर का काम करना है, इसको फाइनेंशियल संभालना है। करेक्ट। तो उसको मेंटेन करने के लिए जैसा कि मैं बस खुद बोलता हूँ कि भाई एक पंच के पीछे इतना बड़ा साइंस है। हाँ करेक्ट, सही है। समझ गए? एग्जाम्पल न्यूटन का जो क्या है वो क्या बोलते हैं, बल्ब। न्यूटन जब सेब ऊपर से एप्पल अच्छा, नीचे, हाँ। ग्रेविटी गिरा और खा लिया, खत्म। ग्रेविटी, हाँ सब ग्रेविटी बोल रहा था। हाँ समझ गया? सही सही। एप्पल गिरा और मैं भूखा और खा लिया। सुने, हाँ। मैं कोच हूँ और एथलीट वो नीचे बैठा हुआ हाँ। है, तो मैं उन लोगों को, हम लोग इतना ही बताते ये सेब है बेटा तू खा ले, हाँ। मगर उसके पीछे का जो साइंस है ना, हम लोग बच्चों को नहीं बताते। हाँ। रीज़न क्या है, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब लोग फ्लोर पे काम, पेपर पे ज़्यादा काम करना चालू करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारा साइंस टेक्निक्स है जो बच्चों को नहीं बताते, एक निचोड़ बताते हम उसका टेक्निक का। क्या करते, एक निचोड़, कोच उसको ही बोलते हैं कि भाई उसका एक कॉम्बिनेशन लो और उसको इजी स्टेप में उसको सिखा दो। सही, सही है। तो टाइम के हिसाब से ये लोग को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान रहता मेरा कि भाई एकदम एक टीम प्लान है। जैसा कि भाई 10 बच्चे ट्रेन कर रहा हूँ, 10 बच्चों में एक बच्चा कोई एक्सपेक्ट से कमज़ोर है, मेंटली कमज़ोर है, हाँ। तो मैं सब्जेक्ट वो बनाता हूँ
वो बच्चे को लेके सब्जेक्ट बता दो, फिर 10 को सब्जेक्ट ट्रेन करता हूँ मेंटल। सही है। एग्जाम्पल आज सुबह में मैं आया क्योंकि अभी फाइट वीक है, 2 दिन के बाद बच्चे ट्रैवल कर रहे, तो अभी हम लोग स्पायरिंग ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। तो बच्चों को मैं एक सब्जेक्ट दिया आज कि भाई सेल्फ टॉक, जो हमारे ट्रेनिंग टाइम में हम करते थे। हम कोई टेक्निक कर रहे तो क्योंकि अभी कंपटीशन टाइम है, उनको कुछ नया देना जिसके ऊपर उन्होंने वर्क करना। करेक्ट। तो मैं बोला कि भाई तुम लोग अभी बोला भाई सुबह के सब्जेक्ट में क्या, तो भाई सर 100 टाइम लिफ्टिंग करें। वाई करें 100 टाइम? अभी 100 टाइम लिफ्टिंग मत करो, 10 टाइम लिफ्टिंग करो विथ सेल्फ टॉक, हाउ टू लिफ्ट। मैं ऐसा लिफ्ट करो, फील करो, मैं ऐसा इंटर और इतना रेंज था, मैं इतना अंदर गया, ये प्रैक्टिस करो। सही है। आज के सब्जेक्ट में बच्चों को समझाइए। ये मेंटली ट्रेंड है, फिजिकली ट्रेंड नहीं है। करेक्ट। मैं फिजिकली टेक्निक नहीं बताया उनको आज के सब्जेक्ट में। अब और साइकोलॉजी का रोल भी आ जा रहा है इसमें। जैसा आप बोले सेल्फ टॉक है, वो एक एस्पेक्ट है। मैं तो वही चीज़ों से हम बताते हैं, कभी कोऑर्डिनेशन के ऊपर बताता हूँ। तो वो अभी एक टीम को लेके चलने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी को एक को सब्जेक्ट बनाता हूँ मेरे प्लेयर्स में से। अच्छा टेक्निक है। तो किसी का देखा कि भाई आज उसका रेसलिंग कमजोर है, तो सेम डे सब्जेक्ट पूरा रेसलिंग, उसको नहीं मालूम होता कि सिर्फ मेरे लिए ट्रेन कर रहे हैं इनको। मैं बोलता हूँ भाई खाना एक के लिए पकड़ा तो क्यों ना पूरे 10 खाओ। करेक्ट। सही है, सही है। तो ऐसा करके मैं ट्रेन करता हूँ जिसमें सब्जेक्ट भी पूरा होता, कम टाइम में भी काम हो जाता है। सो खालिद भाई, अभी एमएमए ट्रेनिंग में और अभी इतने स्पोर्ट्स देख रहे हैं अपन, क्रिकेट रहने दो, फुटबॉल रहने दो, बैडमिंटन, वो ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? वो टेक्निकल और स्किल लेवल में वो क्या फ़र्क आता है एमएमए? देखिए सबसे पहले ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको। ये इसको टीम स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो नहीं हम अब क्रिकेट टीम स्पोर्ट्स है, मगर एक ऐसा स्पोर्ट्स है बॉलर को गुस्सा आया तो बेचारा बैट का काम खराब, बैट को गुस्सा आया तो बॉल का काम खराब। मगर जब यहाँ दोनों को गुस्सा आता तो सुने आप, तो दोनों का जो मतलब पावर रहता है वो सब कंट्रोलिंग रहता है। करेक्ट है। और तो ये स्पोर्ट्स में ये मेन चेंज मतलब डिफरेंट यही चाहिए। अब ये दोनों एक को एक हिट करना है, एक से एक डिफेंस करना है। कुछ भी गलती करो तो सजा डायरेक्ट मेरे को बैट को और बॉल को नहीं मिलने वाली, डायरेक्ट मेरे को मिलने वाली। पहला स्पोर्ट्स का डिफरेंस ये है कि भाई बी केयरफुल। करेक्ट। छोटी गलती कोई दूसरा सजा उठाने वाला नहीं, आपको गुस्सा छक्का मारे जाके ऑडियंस को लगा मैंने नहीं, यहाँ पे हमारे को लगा। ये सबसे पहला डिफरेंस है। हाँ ये कॉमनली बताओ, देखिए दूसरे स्पोर्ट्स की फिजिक अलग रहती, एक एमएमए की जो फिजिक है ना, सब फिजिक्स का एक निचोड़ है। समझ गए आप? एग्जाम्पल जैसा कि अभी हम कराटे एथलीट्स, ऐसे कराटे एथलीट में बोलता देखते थे हम लोग कि भाई हमारे क्या बोलते काफ स्ट्रॉन्ग रहना, एंकल स्टेबिलिटी अच्छी रहना। समझ गए आप? किक्स करने के लिए आई बात में थोड़ा शोल्डर मोबिलिटी रहना। तो अब एक रेसलिंग जूडो वाले से पूछो ने बोला गुलेट स्ट्रांग रहना, हमारा क्या बोलते हैं एब्डोमेन स्ट्रांग रहना, नेक स्ट्रांग रहना। एक बॉडी बिल्डर से सोचो आप, उन्हें बोला बैक अच्छा रहना, थोड़ा बाइसेप अच्छे रहना। ये सब का निचोड़ कंपलसरी इनको करना। ये जब तक नहीं एक अच्छा एमएमए प्लेयर नहीं बन सकता। ये सब सही है। और रिफ्लेक्सेस जैसा कि बैडमिंटन रिफ्लेक्स, हमको रिफ्लेक्स चाहिए, कोई पंच मारे निकल के कंट्रोल करे, ये रिफ्लेक्स है। सही है। आप ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर ही आ रहा था। आई मीन आजकल हर स्पोर्ट में फिटनेस की बहुत ध्यान है। आई मीन एक जैसा बोले स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बोलते, उसको रिकवर की बात कर रहे, और न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली वो स्पोर्ट के लिए बोलते, और माइंडसेट जैसा अपन बात कर रहे थे, साइकोलॉजी का भी। हर स्पोर्ट में ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा है, क्योंकि जैसा जैसा स्पोर्ट्स वो नेक्स्ट लेवल कहते रहे, इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता, वो लेवल इंटरनेशनल लेवल खेलने को और उधर इतने सालों को खेलने के लिए। एमएमए में ये चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत है, बट आपसे मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। देखिए उसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट। न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट न्यूट्रिशन
अभी ये हाल है, आप जिंदा रहना है, आप बकर स्पोर्ट्स करके तो भी न्यूट्रिशन लेना है। करेक्ट, सही। समझ गए आप? समझ गया। हाँ, और मेंटली स्ट्रांग हो भी इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई आज हमारे पास बच्चे आते, 12-13 साल का बच्चा हमारे पास एडमिशन कराए, ओवर वेट है, 88 kg, 90 kg, 92 kg था हमारे पास बच्चा, 13 साल का बच्चा। और उनके पेरेंट्स ला के मेरे पास सुन दिए, तुम 13 साल से क्या कर रहे? मेरे पास लाए तो भाई बच्चा मेंटली स्ट्रेस है। कहते अरे 35 साल के बाद मेरे को मालूम है व्हाट इज स्ट्रेस। सुने, डिप्रेशन क्या होता 35 साल की उम्र तक नहीं मालूम था मेरे को, डिप्रेशन भी कोई वर्ड है। समझ गए? 13 साल के बच्चे को डिप्रेशन मालूम, 92 kg होने। समझ गए आप? तो स्पोर्ट्स, ये सब चीजें करेक्ट, एक खुद में सीखा था। समझ गए आप? मैं देखिए आपको सही बताऊं, मैं नॉन एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट समझ गया आप? मैं फर्स्ट क्लास ड्रॉप हूँ स्कूलिंग। न्यूट्रिशन की वैल्यू मालूम, सुने आप? मोबिलिटी मालूम, स्ट्रेंथ मालूम, सही। ये एक खुद पे एजुकेशन है। हाँ, जब आप तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आप इस MMA की बात कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ MMA को हट के भी इम्पॉर्टेंट है। मैं सबके लिए मैसेज है कि भाई आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, आप मोबिलिटी करिए, सुनिए, आप माइंड ट्रेनिंग करिए, आप माइंड को स्ट्रांग करिए, आप सुनिए पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं आप। Correct. और जब भी आप बात कर रहे हैं, आप टेक्निकल बात करिए, आप सही। अब अपने आप में भी क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपनी बढ़ना चालू हो जाती। सही। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर बहुत सारे बच्चे इसको फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगता, फाइनेंशियल है। और इंडियन स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम यही है, हमारे पास इंडियन स्पोर्ट्स में टैलेंट है, बहुत है। बस प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम देखते कि भाई न्यूट्रिशन कंपनी जिसका है उसको स्पॉन्सर करके तुम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे। अरे भाई हमारे प्लेयर्स को लो, अच्छे प्लेयर्स को लो, उसकी बॉडी शो करो, उसको दो न्यूट्रिशन, उसकी टीम को न्यूट्रिशन दो आप। करेक्ट, अब प्रैक्टिकल आपको एक प्लेयर दे रहे हैं हम। करेक्ट, सुने आप, कई लोग हैं जो संस्था चला रहे, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, सॉरी एनिमल्स राइट के नाम पे करोड़ों खर्चा कर रहे, यहाँ पे क्या बोलते हैं ह्यूमंस का जो सब वैल्यू नहीं है। तो तुम वैसी संस्था बनाओ, तो तुम इंडिया के एथलीट्स को एक टीम बनाओ, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े काम कर रहे भाई, 2 घंटे वीक में एथलीट्स के लिए निकालो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ एथलीट्स के लिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो हम सेक्रेटरिस्ट है, हम लोगों से बिजनेस भी कर रहे हैं और हमारा 2 घंटे निकाल के एथलीट को हम स्ट्रांग करने आते, बड़े बड़े एकेडमीज में जाते, बड़े छोटे एकेडमी में आते, आप सेमिनार्स करो, बच्चे स्ट्रांग होते हमारे। आप कुछ भी करेंगे नहीं और टीवी के सामने आप आंख लगा के बैठेंगे कि भाई इंडिया को ओलंपिक से गोल्ड कप आता। सही है, समझ गए आप? अब इतने मैं सोर्सेस हम स्पेशली जेब से निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है, उतने सोर्सेस फ्री में दे सकते हैं आप। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है नहीं है, मगर हर फिजियोथेरेपी को पैसे चाहिए। अब कमाओ भैया, आप जिससे कमाना है कमाओ, हमारे एथलीट्स के लिए आप 1 घंटा दो। सही है, न्यूट्रिशनिस्ट है, आप इतना कमा रहे हैं, आप हमारे बच्चों को आपका देखिए, मैं बोलता हूँ, आप बोलिए खालिद सर MMA किसी को फ्री कराओ, बोलो मैं कराता हूँ। मैं प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं मेरा सर्विस है। और मेरा सर्विस में जितना दूंगा मैं उतना बढ़ता मेरा सर्विस, कम नहीं होता। सही है, समझ गए आप? तो ऐसे कई सर्विस है, आप देने से आपकी नॉलेज बढ़ती। सही तो बोले आप। बिल्कुल सही बात ये बोले कई चीजें फ्री में देने की चीजें हैं, सही बोल रहा हूँ तो फ्री में देने की चीजें, एक न्यूट्रिशन ही प्रोडक्ट है, बाकी सब सर्विस है। सही है, दो एथलीट्स को सर्विस, मैं भी सर्विस देता हूँ, आप लाओ, आप प्लेयर को लाके दो, आप चैंपियन बनाओ, आप हम सब देख लेते हैं, आप गेम देखो, मैं देखता हूँ। करेक्ट, सही बोले। खालिद भाई, जैसे अकेडमी शुरू करे इतने साल हो गया, एक सक्सेस स्टोरी तो आप ही है, आप इतना बात करें, मेरे ख्याल से हम लोग और बात कर सकते हैं। और एक एकेडमी की तरफ से एक सक्सेस स्टोरी, एथलीट जो आपसे शुरू करके
जैसा अकेला इंडिया को रिप्रेजेंट कराने का एक बताओ हमें। देखिए बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है मेरे पास। एग्जाम्पल सबसे पहले एक मेरे पास सालम बोल के एक फाइटर था जो फर्स्ट इंडियन टीम के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप लास वेगास में खेला। हाँ, वो इंडिया का चैम्पियन भी था। ये सामा बाज़ार बोल के इधर चार मीनार पे वो, तो तकरीबन वो 10 साल की उम्र से उधर चाय लाता था एक शॉप पे, बर्तनों का शॉप होता ना, क्रॉकरी शॉप पे। तो चाय लाता था, कभी स्कूल नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। तो वो मार्शल आर्ट चालू करा 16 साल की उम्र से स्टार्ट करा। 19 ईयर का था उन्हें, उसको मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भेजा लास वेगास। उसकी सैलरी 8,000 रुपीज़ थी। उसको इंग्लिश का ए नहीं आता था, लैंग्वेज समझ में नहीं आता उसको, उन्हें क्या बोलता उसको ही मालूम था। वो अच्छा चैंपियन बना इंडिया का। अभी फाइटर तो नहीं है, मगर देखे मेरा सक्सेस का मतलब क्या है, मैं सीधा बोलता हूँ। मेरे हिसाब में सक्सेस अच्छा चैंपियन से हटके एक अच्छा फैमिली कंट्रोल कर लेने वाला, एक लोअर क्लास से जाके अपर क्लास में आ गया तो सबसे पहला सक्सेस वही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये पूछा, बेटा मैं 2 करोड़ रुपए तेरे को दे रहा हूँ, कोई दे दे रहा, और कल एमएमए को तो आता, कोई आता बोले तो बेवकूफ़ है। 2 करोड़ रुपए ले, बिजनेस कर, एक बड़ी अकेडमी डाल और एमएमए प्लेयर तैयार कर, तू खुद भी एमएमए प्लेयर। ये सक्सेस स्टोरी है। तो सक्सेस स्टोरी वो साल में वो बच्चा यूएस गया, उसको लास वेगास वीज़ा लगा, विदाउट जीरो एजुकेशन लगा, बच्चा गया, कंपटीशन खेला, आया, 6 मंथ रुका, गया यूएस पे सेटल है, खुद का बिजनेस है, 2-4 करोड़ का घर है, भाइयों को सेटल कर दिया। ये सक्सेस स्टोरी है। और एक वर्ल्ड चैम्पियन भी है अभी, इंडिया का वर्ल्ड चैम्पियन है वो, अंडर 18 ईयर टैक्सी ड्राइवर था एक कपड़ों की शॉप में। उसको हम अडॉप्ट करे, स्पॉन्सर दिए, उसको अकोमोडेशन एवरीथिंग सब दिए उसके लिए, महीना 20-25 हज़ार खर्चा करे। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन था। सही है। और कई प्लेयर से मेरे पास उत्तम बल्कि एक बच्चा था, उसका भी उत्तम, और उसका एक दोस्त था जो एक बॉक्सर भी था, उन्हें मेरे पास मुआय थाई करता था, तो साई नाम था। साई उत्तम को लेके आया मेरे पास। उसका ज़र्रा भी फिटनेस में और मार्शल आर्ट्स में ज़र्रा भी माइंड सेट नहीं था। जब मेरे पास आया, उसको ज़बरदस्ती, मतलब उसको वो टाइम हमारा भी स्ट्रगल था, हर बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसको पकड़ के मैं मुआय थाई सिखाया करा। उसका माइंड फिटनेस में आया, वो मसल्स में नहीं, हमें मेडल मारा। वाह वाह। मेडल मार के मसल्स में एज ए कोच कनाडा गया। तो मेरे को बाद में, मैं उसको 1-1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग करा, बाद में मिला नहीं। बहुत सारे बच्चे एकदम कट हो जाते, मिलते नहीं, वो एकदम सडन मेरे पास आया, आके सर बोल के लपटा के रो लिया मेरे को, मस्त बॉडी, बोला कि क्या हुआ रे भाई तेरे को, तो मैं एकदम डर गया। मैं बोला सर थैंक यू सर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आज जो भी हूँ क्योंकि आप मेरे माइंड में ज़बरदस्ती डाल दिया कि फिटनेस क्या है। आज मैं जा रहा हूँ बाहर, सर आपकी वजह से, थैंक यू सर बोल के बच्चा गया। उसके बाद कभी कॉल नहीं करा, मगर खुशी होती है भाई, बच्चे कहना मुझे ऐसे क्या स्टोरीज है, और रनिंग स्टोरीज भी है। करेक्ट। और वो स्टोरीज को भी हम अच्छी स्टोरी बनाएंगे। तो लास्टली खालिद भाई, अभी आप इतना बोले, अभी आजकल मेरे ख्याल से श्योर ये एपिसोड देखने के बाद थोड़े बच्चे आना चाहते एमएमए में। मैं कितना प्रे करता हूँ कि बहुत लोग आए एमएमए के लिए। उन बच्चों को क्या एडवाइस देते आप, एमएमए ज्वाइन करने वालों को, बच्चों को? देखिए मैं तो सबसे पहले एमएमए तो डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं पेरेंट्स और बच्चों को बोलूँगा कि भाई आपका एजुकेशन वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एजुकेशन लो, मगर एजुकेशन प्लस एक अच्छा स्पोर्ट्स ज्वाइन करो फॉर योर हेल्थ। देखिए ये एमएमए, कराटे, इतनी जो बातें हैं ना, इसके पीछे मेन सब्जेक्ट है फिटनेस। करेक्ट। ये जितनी स्पोर्ट्स डिज़ाइन हुए ना, फॉर फिटनेस डिज़ाइन हुए, याद रखिए। लड़ लेने, मार लेने के लिए, सही, भाग लेने के लिए, तैर लेने के लिए डिज़ाइन नहीं, मेन स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, फिटनेस कॉन्सेप्ट है।
समझ गए आप। तो फिटनेस के लिए हमको ये सब स्पोर्ट्स करना है। तो आपको जहाँ मौका मिल रहा, जैसा मौका मिल रहा, कोई अच्छा स्पोर्ट्स ज्वाइन करो तो आप लॉन्ग लाइफ जी सकते, हेल्थी लाइफ जी सकते, समझ गए। नहीं तो आप 30 साल के बाद फिर दवाइयों के भरोसे मेडिकल के हॉस्पिटल के भरोसे पे जी सकते। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। हाँ, आपको मौका मिल रहा है एमएमए करने का और थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही तो फिर एमएमए करो। एक अच्छा स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। देखिए, एक्चुअल मैं एक वर्ड बोलता हूँ, बोलते ना औरतों का गहना, औरतों का गहना। अभी तो चलेगा वो गहने वहने का टाइम, सब लेडीज़ और जेंट्स सब इक्वल हो गए सब, सुने आप। मगर औरतों का जो गहना होता ना, अच्छा मतलब चूड़ियाँ जो बोलते क्या क्या रहता, मगर मर्द वाला गहना बोलूँ, उसकी एक अच्छी फिजिक है। हाँ, सही बोले, समझ रहे। करेक्ट। तो मर्द वाला गहना आप सेलेक्ट करना चाह रहे तो एमएमए को सेलेक्ट करो। अब इंशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग फाइटर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक स्टेबल, आप गुड लुकिंग दिखेंगे। तो एमएमए अच्छा स्पोर्ट्स है, एमएमए में कोई डेंजरस नहीं है। हाँ, इंजरी आपकी किस्मत है तो आप कहीं से भी गिरते, कहीं भी आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो कोशिश करिए अच्छे स्पोर्ट्स में ज्वाइन करिए, अपने हेल्थ और फिटनेस का जो सो ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छे सिटीजन होने के लिए हेल्थी भी होना ज़रूरी है। सही है। तो क्योंकि आप जितने आप हेल्थी है उतना लॉन्ग आप सर्विस दे सकते कंट्री के लिए। करेक्ट करेक्ट। खालिद भाई, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हम लोग और भी बात कर सकते हैं इस बार, और मैं अच्छे और जानना चाहते हैं लोग, हाँ मेरे ख्याल से और थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे इस बार अगली बार। बट थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए, आपका टाइम निकाल के। मेरे को मालूम है कि अभी नेक्स्ट हफ्ते आपको टूर्नामेंट भी आ रहा है, आपका टीम जा रहा है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप जीत के आओ उधर। और थैंक यू सो मच खालिद भाई टाइम के लिए, फिर बात करेंगे अपन। थैंक यू मनी भाई। हम भी दुआ करते कि भाई आपका चैनल बहुत ऊपर तक जाए, क्योंकि आपके चैनल ऊपर जाना हमारी उसमें वो क्या बोलते फ़ायदा बोलते ये है कि भाई एथलीट्स को अच्छे मैसेजेस मिले, लोगों को अच्छे कोचेस, अच्छे एथलीट्स के थ्रू इंडिया का कुछ खास हो जाओ, और ख़ास करके साउथ इंडिया का। क्योंकि साउथ इंडिया में स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चल रहा। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट पहले केसीआर अन्ना गए, अभी रेवंत। तो आप कहीं भी देखो, आप कोई भी इनके जो भी क्या बोलते मैनिफेस्टो आता, कहीं भी इनका स्पोर्ट्स का जिक्र ही नहीं है। करोड़ 6000 करोड़ कहाँ चले जा रहे नहीं मालूम। 600 करोड़ स्पोर्ट्स पे लगा दो भाई प्लीज़, हमारा स्पोर्ट्स कहाँ के चले। सीरियसली थैंक यू सो मच खालिद भाई, कोशिश मेरा वही रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hope you guys enjoyed this conversation with mixed martial arts Team India coach Sheikh Khalid. I thought so many interesting things about MMA were discussed. I hope it brings more awareness about the sport and generates interest among kids to join MMA. We'll do many such interviews with elite coaches from different sports. So subscribe to Sport is Life and let the conversations roll.